अदनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया बहुत ईमानदार किसान था। हरिया के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश था और छोटे बेटे का नाम दिनेश था। हरिया के दोनों बेटे एक शहर में काम करते थे और हरिया गांव में किसानी का काम करता था। बड़े बेटे की शादी होने के बाद छोटे बेटे का भी शादी हो गई। असल में छोटा बेटा लव मैरिज शादी कर लिया था। छोटे बेटे की शादी होने के बाद हरिया की दोनों बहुओं में झगड़ा होता था। हरिया हर दिन के झगड़े से तंग आ गया था और एक दिन अपने बड़े बेटे सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, अगर हर दिन हमारे घर में ऐसे ही झगड़ा होता रहा तो गांव में लोग क्या कहेंगे? यही कि छोटी बहू के घर में आते ही हर दिन दोनों बहुएं आपस में झगड़ा करती हैं। नहीं पिताजी, मैंने सुमन को बहुत समझाया लेकिन वो समझती ही नहीं। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। यह कहकर हरिया अपने खेत में चला जाता है। और काम खत्म होने के बाद हरिया अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। अगले दिन सुबह दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे देखो देखो कैसे छोटे बेटे की शादी होते ही दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगी। अरे हाँ जीजी, हरिया की बड़ी वाली बहू ज्यादा झगड़ती है। अरे चलो चलो, नहीं तो पानी भरने में देर हो जाएगी। हाँ जीजी चलो। दोनों औरतें हरिया को ताने मारकर पानी भरने चली जाती है। हरिया ये बात सुनकर मन ही मन दुखी हो जाता है और घर जाकर देखता है कि उसकी दोनों बहुएं झगड़ रही है। यह देखकर हरिया अपने दोनों बेटों से कहा, अरे भाग्यवान, मुझे कब सुख और शांति मिलेगी बेटा? दिनेश, अब तू ही कुछ कर, इन दोनों को कैसे भी करके चुप करा। पिताजी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन दोनों को चुप कैसे करें। दिनेश यह कह ही रहा था, तभी सुरेश गुस्से से अपनी पत्नी सुमन को एक लात मार देता है। तुम दोनों की रोज का यही नौटंकी रहता है। हाय हाय, आपने मुझे एक लात मारा है और इसे आपने कुछ नहीं किया। देखो सुमन, मैं अंजलि का जेठ लगता हूँ तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुमन यह कहकर घर में जाती है और अपना सूटकेस उठाकर अपने मायके चली जाती है। 2 दिन बाद हरिया की छोटी बहू अंजलि भी अपने मायके चली जाती है। अब घर में सिर्फ हरिया और उसके दोनों बेटे थे। कुछ दिन बाद हरिया के दोनों बेटे शहर जाने के लिए हरिया से कहते हैं, पिताजी, अब हम दोनों को शहर जाना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? पिताजी, आप कब तक खेतों में काम करके हमारा पेट भरोगे? हाँ पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप बहुत बुढ़े हो चुके हो, अब आपसे खेतीबाड़ी का काम नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम खेतों को छोड़ भी तो नहीं सकते। वैसे भी पिताजी, भाभी और अंजलि भी कल घर वापस आ रही हैं। मैंने कल ही बात किया था। ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। काम से काम, तुम दोनों के शहर जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस तो नहीं होगा। हरिया यह कहकर खेत में चला जाता है और खेतों का काम करके शाम तक घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह सुरेश और दिनेश शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कार में बैठकर शहर चले जाते हैं। एक दिन हरिया खेत में काम करके शाम को घर लौट रहा था। शाम ज्यादा होने के कारण हरिया अपने घर का रास्ता भटक जाता है और एक सुनसान जंगल में जाकर रुक जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। हरिया यह सोच ही रहा था, तभी एक जंगली सांड उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था।
अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है, क्या करूं मैं? तभी हरिया को एक गुफा दिखाई पड़ा। हरिया दौड़कर उस गुफा में घुस जाता है। और सांड के चले जाने के बाद हरिया गुफा से बाहर आ जाता है और मन ही मन कहता है, आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं आज इस जंगली सांड के पैरों से कुचला जाता। हरिया यह सोच ही रहा था, तभी अचानक से उस गुफा के अंदर एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ी। ये रोशनी कहां से आ रही है? शायद इस गुफा के अंदर से आ रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो, अंदर चल के देखता हूं। हरिया को गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ा, जो कि उसी पत्थर से तेज रोशनी आ रही थी। अरे यह तो एक पत्थर है, लेकिन इस पत्थर से इतनी तेज रोशनी कैसे आ रहा है? चलो देखता हूं कि इस पत्थर में ऐसा क्या है कि इतना तेज चमक रहा है। हरिया उस पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर को उठाने लगता है। पत्थर को उठाते ही अचानक पत्थर गायब हो गया और एक परी प्रकट हुई। हरिया ये देखकर बहुत घबरा गया था। हरिया को घबराते देखकर परी बोली, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो और इस पत्थर में क्या कर रही थी? मैं तुम्हारे पूर्वजों के जमाने की परी हूँ। मैं उस समय बहुत छोटी थी और नटखट भी थी। एक दिन जब मैं और मेरी बहन एक रंग बिरंगे बगीचे में खेल रही थी, तो उसी बगीचे में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और मैं उन्हीं के आसपास खेल रही थी। और अचानक से मेरा एक पंख टूटकर उनके नाक में घुस गया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें अपनी तपस्या भंग करना पड़ा और मुझे श्राप दे दिया। दुष्ट परी, तुमने मेरा तपस्या भंग कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पत्थर बन जा और आने वाले समय में तुझे कोई ईमानदार व्यक्ति और उसका दिल साफ होगा, वही तुझे इस पत्थर से आजाद करा आएगा। ऋषि के श्राप देने के बाद मैं हजारों सालों से इस गुफा में रह रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ हरिया कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, लेकिन मैं फिर भी कुछ देना चाहती हूँ। ठीक है। लो हरिया, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें तुम जो कुछ भी डालोगे वो 2 गुनी हो जाएगी। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और हरिया भी उस जादुई घड़े को घर ले आता है और अपने दोनों बहुओं से कहता है, बहू, अरे वो बहू जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। पिताजी पहले वो सब छोड़िए। आप इतनी रात तक कहाँ थे? कब से मैं और अंजलि आपकी इंतजार कर रही थी। हाँ पिताजी, हम दोनों घबरा गई थी कि आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे। अरे बेटी, मैं घर का रास्ता भटक गया था, इसलिए इतनी रात हो गई। वैसे बहू, ये देखो उस परी ने मुझे क्या दिया है। ये एक जादुई घड़ा है, इसमें जो कुछ भी डालो वो 2 गुनी हो जाती है। हरिया अपने दोनों बहुओं को उसके साथ हुई घटना को बता देता है। अच्छा पिताजी, अभी मैं कुछ डालती हूँ। नहीं बहू, जल्दबाजी का काम शैतानों का होता है। हमें अभी इस जादुई घड़े में कुछ नहीं डालना चाहिए। जब तक हमारे भाई लोग
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना कर दे, तब तक हमें इस जादुई घड़े में कुछ नहीं डालना चाहिए।